31 अक्टूबर 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक पक्ष चतुर्दशी को बिहार के सिवान जिले के अमलोरी गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर में प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिंद्रानंद। सुबह जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दुबला पर गोरा सा बालक अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों से आसमान को ऐसे निहारते जैसे संपूर्ण आकाश उसका घर हो। बचपन से ही आवाज में आकर्षण था, जिसे रिश्तेदार उनसे खेले और दुलारे बिना रह ही नहीं पाते थे। पिता विश्वनाथ सिन्हा सिवान महाविद्यालय छपरा में व्याख्याता थे। उनका चयन बिहार सिविल सेवा में हुआ, लेकिन शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण कुछ वर्षों के उपरांत शिक्षा सेवा में चले गए। अपनी सरकारी सेवा में उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर योगदान दिया और अंततः शिक्षा निर्देशक बिहार के पद से सेवा निवृत्त हुए। पारिवारिक मान्यताओं के अनुकूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने उत्तम ढंग से किया। यह कहानी जहां नितांत व्यक्तित्व की है, वही गहन अर्थों में सार्वभौम भी। पदाधिकारी पिता हरिंद्रानंद के भविष्य को तराश कर अलग ऊंचाई देना चाहते थे। पहली संतान होने के कारण लाड़ प्यार ने कई और नाम दे दिए। हरिंद्र तो कभी बड़कू, बउआ और कभी हरिंद्रानंद नाम से पुकारे जाने लगे। 2 भाइयों और 2 बहनों में बड़े हरिंद्रानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तब ये छोटे साहब जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते, कभी वेदों उपनिषदों पुराणों की कहानियां सुनते और सुनाते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते, तो कभी टीन के डब्बों में पानी भरकर पाइप का साइफन बनाते और शीशे से महर्षियों की तस्वीर पर शिवलिंग की तरह पानी गिराया करते। फलतः शीशे में लगी तस्वीर गलकर गिर जाया करती थी। बचपन यह समझ नहीं पाता कि कौन सा खेल खेला जाए, पर हरिंद्र के लिए तो नियति ने अलग खेल रचा था जो असीम अपरियाय था। समय सरिता के बहाव के साथ इनके बाल मन की कोमल भावनाओं की क्षीण धारा प्रकट होने लगी, जिसकी प्रतीति सामान्य नहीं थी। माता पिता को इनकी सामान्य आदतों की चिंता सताने लगी। बाबूजी की पीड़ा अभिव्यक्त तो नहीं होती, पर माँ के वात्सल्य का हिमखंड कभी कभी जल बनकर निर्बाध पिघल आता था। बाबूजी के साथ बचपन पूर्णिया में बीता। जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बाबूजी का तबादला दरभंगा हुआ। थोड़ी दूर पर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हरिंद्रानंद का दाखिला कराया गया। शिक्षा पदाधिकारी के सरकारी आवास के बगल में अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा का सरकारी आवास था। एसडीओ साहब के हम उम्र बच्चों के साथ शाम में दोनों आवास लुका छुपी के खेल का केंद्र बन गए थे। यही खेल एक दिन हरिंद्रानंद के डेरे में चल रहा था। अहाते में बाबूजी की ऑस्टिन कार खड़ी थी। ये अपने खेल में छुपने के लिए चालक वाला गेट खोल रहे थे। गेट लॉक था, खुला नहीं, लेकिन गेट का हैंडल हाथ में आ गया। पिटने के भय से इन्होंने हैंडल को पुनः लगा दिया। देखने से तो यह पूर्ववत लग रहा था, पर था तो टूटा हुआ ही। सुबह बाबूजी ने कार्यालय जाने के क्रम में गाड़ी का वही फाटक खोला।
भीतर से टूटा और कमजोर हैंडल आसानी से हाथ में आ गया। शोर शुरू हो गया। हरिंद्रानंद की भी बुलाहट हुई। चटाक की आवाज हुई। नालायक, पढ़ना लिखना 22.5, गाड़ी में लुका छुपी का खेल खेलता है। मां से भी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। 1 वर्ष के बाद ही बाबूजी का धनबाद स्थानांतर हो गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकार ने कई पेट्रोल जीप उपलब्ध करा दी थी। बाबूजी कभी अपनी सवारी से तो कभी सरकारी जीप से कार्यालय जाते। सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान था। हरिंद्रानंद की जिद के कारण दरभंगा से ही 2 कुत्ते साथ आए थे। बचपन से ही कुत्तों के शौकीन थे। कुत्ते अब थोड़े शयाने हो गए थे। कुत्तों के मालिक थे बड़कू। एक दिन दोपहर के पहले ही वे अपने डीएवी स्कूल से घर आ चुके थे। 6ठी क्लास का विद्यार्थी, पढ़ाई कम, बदमाशी ज्यादा। माँ शायद नीचे आंगन में खाना बना रही थी। उनके साथ अनुसेवक भी था। पहली मंजिल पर हरिंद्र दिमागी कसरत में जुटे थे। गाड़ी के टूल बॉक्स से प्लास पेचकस लेकर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी। वहीं इनके पास दोनों कुत्ते भी थे। कोई छोटी मशीन थी जो खुल नहीं रही थी। लाचारी में हथौड़ी मारकर उसके अंदर क्या है यह देखना चाह रहे थे। आखिर ये साइकिल के चक्कों से रगड़ खाकर रोशनी कैसे देती है। मशीन पूर्व संध्या को खरीदी गई थी। नीचे खड़ी साइकिल से उन्होंने डायनेमो खोल लिया था। लिखना नहीं चाहिए कि दूसरे दिन रहस्य उद्घाटन के बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। चलिए वापस हथौड़ी की आवाज के पास। तभी नीचे से तेज आवाज आई, कोई है? हरिंद्रानंद ने ऊपर की बालकनी से देखा। नीचे लाल वस्त्र में 3 व्यक्ति खड़े थे। कुत्ते भौंकने लगे। हरिंद्र दौड़कर नीचे आए। कुत्तों को अपने मालिक के साथ दौड़ना अच्छा लगता है। नीचे आकर दरवाजे की छिटकिनी खोली। तीनों साधु सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। लाल वस्त्रधारियों के पीछे हरिंद्रानंद ने कुत्ता हुलका दिया। उन्हें अभी भी याद है। तीनों साधु तेजी से यह कहते हुए कि तुम आईएएस पास नहीं करेगा, हम पर कुत्ता हुलकाता है, और भाग चले। हालांकि उस समय ये 6ठी क्लास में थे। समय के प्रवाह में हुआ भी वही ऐसा ही। गुस्से में कही गई वे बातें कुछ वर्षों बाद परिलक्षित भी हो गई। जब वे मुजफ्फरपुर में थे तो पढ़ाई कतिपय कारणों से रुक सी गई थी। साधु संतों का संग उन्हें हमेशा से भाता रहा। उन्हीं दिनों ट्रेन में एक अघोरी साधु से मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में पूछा था, बाबू कहाँ पढ़ते हो? हरिंद्रानंद ने ईमानदारी से आप बीती सुनाई। साधु ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, जब मुख्य पथ बंद हो तो डाइवर्सन ले लेना चाहिए, डाइवर्सन से जाना चाहिए। साइंस पढ़ते हो ना, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्या? साधु के इस परामर्श पर अध्ययन का रास्ता खुला और खुलता ही चला गया। बाबूजी को जमुई स्थानांतरण का पत्र मिला। शासन का जहां आदेश होता वहां जाते। बच्चे भी वहां साथ आ गए। एक दिन दफ्तर का काम निपटाकर बाबूजी जल्दी घर आ गए थे। शाम को आवास पर बगीचे में बैठे माँ के साथ बातें कर रहे थे। तभी चपरासी ने आकर बताया, बाहर एक तांत्रिक बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने सिर हिलाकर अंदर लाने की मौन स्वीकृति दी। बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने, लंबी जटा, हाथ में कमंडल लिए, भस्म मंडित तांत्रिक वहां आया और चिर परिचित अंदाज में मिला।
बाबूजी देवी के उपासक थे, इसलिए अघोरियों और तांत्रिकों से उनकी मित्रता थी और उन्हें इन सभी का साथ पसंद भी था। 7वीं कक्षा के हरिंद्र अभी स्कूल से लौटे ही थे। माँ ने वहां आने के लिए आवाज लगाई। जल्द ही हाथ पैर धोकर बाबूजी की बगल वाली कुर्सी पे धड़ाम से आकर बैठ गए। तांत्रिक ने पूछा, क्या नाम है बाबू? कोई उत्तर न पाकर तांत्रिक ने प्रश्न दोहराया। अघोरी तांत्रिक ने हरिंद्रानंद की माँ से कहा, माँ जी, इस लड़के की आंखों में मोहिनी है, इसकी सब बात मत मानिएगा, आगे चलकर यह जादूगर निकलेगा। यह सुनकर बालमन प्रसन्न तो नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। लेकिन अंतर्मन में के क्षितिज पर एक नए महाशमर का शंखनाद हो गया था। एक रहस्यमय दुनिया के संधान का आखिर ये मोहिनी है क्या? समय अपने वेग से बढ़ता गया। हरिंद्रानंद की आदतों और वृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर अलौकिक अन्वेषण का कोई आशा दीप प्रज्वलित हो रहा हो। प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए बसंत आ गया था। आम्र की बौराइयों ने शहद से भी मीठी खुशबू हवाओं में फैला रखी थी। पेड़ों की डालियों में नए कोपले फूट चुकी थी। नीम, शिरीष और करौंदे अपनी महक से वातावरण में नशा घोल रहे थे। पीपल की डालियों में छिपी कोयल अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाए फिरती। महुए के पेड़ पर मैनों की बारात सी लगी रहती। सभी ओर वसंतोत्सव की तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए स्कूल में 1 रुपया चंदा देना था। सुबह बड़कू टिफिन और किताबों से भरा बस्ता लिए पिता के आवासीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वे किसी से बातें कर रहे थे। वहां बैठा व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर उसे जला रहा था। फिर जले हुए टुकड़े को अपनी बाईं बांह पर रगड़ने लगा। अजनबी द्वारा कागज के टुकड़ों को रगड़ते ही उसकी बांह पर तारीख उभर आई। कमरे में जो घटित हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें उत्सुक हो तो हुई, किंतु ना जाने किस कारण अचंभित बाल मन सहसा कह उठा, बाबूजी क्या ठग के चक्कर में पड़े हुए हैं? आगंतुक के प्रति ऐसी तीखी टिप्पणी बाबूजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फौरन चंदे का 1 रुपया देते हुए कहा, आप स्कूल जाइए। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।